हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल डिसीजन। जो हमने 3 डिसीजन अब तक डिस्कस किए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिस्कस किया है, जिसमें मैंने कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट डिसीजन था डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, जिसकी थ्योरीज, रिलेवेंसी, इनरिलेवेंसी, सारे मॉडल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब ये थर्ड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। एक्चुअली ये सेकंड डिसीजन है, ये फर्स्ट एंड ये थर्ड है, बट ये इजी थे तो मैंने पहले करा दिए थे। ये थोड़ा लंबा था तो मैंने कहा ठीक है बाद में करेंगे। अब ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, इसको पहले ये समझो। देखो, आपको यहाँ पे मान लो 50 करोड़ का आपने कोई प्लान डिसाइड किया है कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये पैसा ज़रूरी तो नहीं है कि ओनर के पास खुद हो, तो अब वो अब इस पैसे को वो मार्केट से लेगा। अब मार्केट से किस फॉर्म में लेना उसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इक्विटी फॉर्म में बेटर रहेगा, या डेट फॉर्म में लेना चाहिए, या प्रेफरेंस फॉर्म में लेना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, इक्विटी शेयर इशू करें एंड डेब्ट शेयर। ये तीनों बेसिक सोर्सेज होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है, लास्ट में इसके 2-3 फीचर्स मैं बताना चाहती हूँ। जैसे इक्विटी में आप ओनरशिप शेयर करते हो, ठीक है, लेकिन इसको डिविडेंड एंड में देते हैं हम, एट एंड, ठीक है। प्रेफरेंस में आप फिक्स्ड इनकम देते हो, फिक्स्ड इनकम इन फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे नो ओनरशिप। इसका एक और बेनिफिट होता है कंपनी को, वो होता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है आगे देखेंगे, लेकिन इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है कंपनी को कम पड़ता है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, ठीक है। ये हायर होता है, ये कम होता है, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट भी हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसके कंपैरिजन में थोड़े से एक्सपेंसिव, बट इसके कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। मतलब इनको हम ओनर्स तो नहीं कहते, लेकिन एक शेयर होल्डर जरूर होते हैं, और इनको इक्विटी से पहले डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है। एट द एंड जब सब कुछ बच जाता है, इनको भी पैसा दे दिया, इनको भी पैसा दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, आपकी फिक्स कॉस्ट भी दी, जो पैसा बचा एट द एंड वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब कंपनी के पास हमेशा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सोर्स होना चाहिए कि इस कंपोनेंट को हमको लेके वो पैसे की रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करना चाहिए, जिससे हमारी वैल्यूएशन ऑफ फर्म मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में जो मेरा टारगेट है वो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और हमारे लिवरेज एनालिसिस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये 2 ही टॉपिक के टारगेट रहेंगे हमारे। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का क्या फॉर्मूला है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिवरेज एनालिसिस में हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर कंबाइंड लिवरेज क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस यही टारगेट है आज की हमारी वीडियो का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं, और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट की बात करूं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में सबसे पहले आप समझो नेट प्रोसीडिंग क्या होती है। ये आपका अगेन एंड अगेन वर्ड यूज होगा, तो एक बार में हम इसको समझ लेते हैं। नेट प्रोसीडिंग होती है वो एक्चुअल में वो बॉन्ड आपको कितना पड़ा, तो हम कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू प्लस कोई अगर हमने प्रीमियम दिया है, माइनस डिस्काउंट एंड माइनस अगर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट हमें मेंशन है। जब ये पूरा का पूरा आ जाता है तो हमारी नेट प्रोसीडिंग कैलकुलेट हो जाती है। अगर तो आपको क्वेश्चन में मैच्योरिटी गिवन नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आपका इंटरेस्ट जितना है 1 माइनस टैक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया टैक्स बेनिफिट होता है तो हमेशा आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय योर नेट प्रोसीडिंग, जो हम यहाँ निकालते हैं एक्चुअल में वो आपको कितने का पड़ा बॉन्ड। तो इनकम जो डिवेंचर होल्डर की इनकम है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग, हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट को। लेकिन अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड गिवन है तो कैसे पता चलेगा मैच्योरिटी गिवन है, बताया होगा, उसकी लाइफ बताई होगी, लेट्स सपोज 5 ईयर्स दे दी, कुछ रिडीमेबल वैल्यू बताई होगी, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये आई को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टैक्स, टी इज टैक्स, ठीक है।
रिडीमेबल वैल्यू माइनस योर नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय एन इज लाइफ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और फिर एवरेज कर दोगे आप रिडीमेबल वैल्यू का और नेट प्रोसीडिंग का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में अगर तो मेच्योरिटी इज नॉट गिवन तो सीधे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग, जो भी मार्केट प्राइस में जिसमें उसको खरीदा होगा, ठीक है। अगर मेच्योरिटी गिवन है तो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इनको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ हमने इंटरेस्ट लिखा था, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस योर नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, और फिर इन दोनों का एवरेज से हम पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है फॉर्मूला। सिमिलरली अब मैंने इन दोनों को पहले इसलिए कराया क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम कैसे निकालते हैं, योर इसका सिंपल फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अब मैंने D1 की जगह ये क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार आपको क्या बोलता है कि आज इस साल का डिविडेंड आपका 2 रुपीज़ है एंड ग्रोथ 8% है, तो D1 मतलब डिविडेंड एट द एंड। तो एक साल बाद का डिविडेंड कैसे निकालेंगे, आज का डिविडेंड प्लस जो भी ग्रोथ है, ठीक है। तो प्रेजेंट डिविडेंड प्लस 1 प्लस जी का ग्रोथ डिवाइडेड बाय योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस प्लस ग्रोथ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब ये तो तीनों कॉस्ट हो गई। आपको कॉस्ट ऑफ सोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे अभी इससे आगे। इससे पहले मैं आपको लिवरेज एनालिसिस और बता देती हूँ। लिवरेज एनालिसिस का मतलब होता है, लिवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की चेंज निकालना, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ये आपको जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो दिस टॉपिक विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग द वेरिएशन ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी आपकी फिक्स्ड वेरिएबल लिया हुआ है उसकी वजह से कितना चेंज पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता है, जैसे लिवरेज में ना आप दो तरीके की, ये फाइनेंशियल लिवरेज नहीं, लिवरेज आएगा सिर्फ टॉपिक, ठीक है। लिवरेज में आप दो लिवरेज की बात करते हो, एक ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बेसिकली बताता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट है ना उसकी वजह से कितना रिस्क है, मतलब सेल्स का कितना वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। मतलब ये बेसिकली फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से कितना रिस्क है बिजनेस में, ये उसको एसर्टेन करता है। और इंटरेस्ट के होने की वजह से, इंटरेस्ट या तो डेब्ट का होगा, जो फिक्स्ड इनकम होती है ना, या तो डेब्ट की या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कई बार आ जाती है, बट ये कम आती है। जनरली हम डेब्ट का इंटरेस्ट की वजह से कितना लॉस हमारा बिजनेस कैरी कर रहा है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इससे पहले जो मैंने आपको सिंपल इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी बताई थी वो करोगे आप। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, आपका ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपका ईबीटी आ जाएगा। ये आ गया। आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया कि इसके होने की वजह से कितना अनसर्टेनिटी हमारे बिजनेस में है वो निकालनी है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, इसका फॉर्मूला हो गया। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस ऑपरेटिंग लिवरेज, दिस डिवाइडेड बाय दिस आपका फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लिवरेज इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो मतलब इंटरेस्ट के होने की वजह से कितना रिस्क हमारे बिजनेस में है वो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज बताए। और कंबाइंड लिवरेज कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि कंबाइंड फिक्स जो आपकी कॉस्ट है, चाहे वो आपकी ये फिक्स्ड कॉस्ट हो, चाहे आपकी फिक्स्ड इनकम की बात करें, टोटल फिक्स जो भी कंपोनेंट है उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कितना रिस्क या कितना रिस्क बेसिकली इन्वॉल्व है, ठीक है। सिंपल। अब इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। ओके, ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टैक्स इज 30%, कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। तो क्या क्या केसेस हैं, जैसे फर्स्ट केस में आपको बोला 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर सोल्ड एट पार, सिंपल बोल दिया। तो अगर वो एट पार 14% का रहा है उसका जो डिविडेंड है, तो कॉस्ट ऑफ
प्रेफरेंस भी कितनी हो जाएगी 14%, क्योंकि इसमें तो टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है, तो 1 माइनस टैक्स हम करेंगे नहीं। वेयर एज अगर सिमिलर क्वेश्चन आपका आता, नेक्स्ट केस है बॉन्ड एट पार, कूपन रेट 13.5%, और हमको क्या निकालना है, हम इसमें तो आफ्टर टैक्स निकालते हैं ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया था ना क्या स्टेटमेंट होती है कि अगर हमारा EBIT दिया है तो पहले हम माइनस करते हैं योर IR, उसके बाद जो हमारा EBT आता है उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स। तो मतलब यहाँ तो टैक्स बेनिफिट मिलता है ना आपको, टैक्स इसके बाद कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट हम कैसे निकालेंगे, जो कूपन रेट है 1 माइनस टैक्स, तो 13.5 उसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 माइनस 0.3 से, तो आ गया 9.45%, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में आपको बोला है 10 ईयर्स 8%, 1000 का आपका बॉन्ड है, सोल्ड एट 950, ठीक है। तो P0 कितना दे रखा है 850, 950 है 850 है, हमने 950 है, तो यहाँ गलत लिखा है हमने बेसिकली। तो 950 रिडीमेबल वैल्यू 1000, तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 8% पे, ये डिबेंचर का ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, डेप्ट का ही क्वेश्चन है। तो IR कैलकुलेट किया, IR इज 8% ऑफ 1000, हाँ 8% ऑफ 1000 120, 1 माइनस टैक्स, रिडीमेबल वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, क्या क्या हुआ है, नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, और इसका हम एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9.64%। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे 9.64 ही आएगा, अगर इसकी वजह से चेंज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन इतना बड़ा टास्क नहीं है। अब आप एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ कॉमन शेयर सेलिंग एट मार्केट प्राइस 120, तो आपको P0 दे दिया 120, पेइंग करंट डिविडेंड, तो यहाँ से आपको समझ आएगा पेइंग करंट डिविडेंड मतलब D0 की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 9 पर शेयर, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट, तो जी आपको 8% दे दिया। तो यहाँ से सबसे पहले आप फ्यूचर डिविडेंड निकालोगे D0 1 प्लस जी करके, ठीक है। तो ये आपको गिवन था, यहाँ से आपने निकाल दिया 1 प्लस 0.08 करके आपने D1 निकाल दिया डिवाइडेड बाय P0, ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपका KE आ जाएगा 16.1%, ठीक है। एक प्रेफरेंस का भी क्वेश्चन मैंने दे रखा है जहाँ पे हमको लॉन्ग फॉर्मूला लगाना है, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, इशू एट 5% प्रीमियम। उसने क्या बोला, 100 रुपये का शेयर था जो मैंने इशू किया प्रीमियम पे, मतलब 105 पे, रिडीमेबल एट पार, तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। हमें यहाँ पे नेट प्रोसीडिंग निकालनी है, ठीक है। N आपको गिवन है 6 ईयर्स, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 8 रुपीज़, तो इसमें से आप फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रोसीडिंग कितनी 97 आ गई, ठीक है। देखो यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, फिर सारी की सारी वैल्यूज सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी आ जाएगी, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ सारी वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया तो 14.72% आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गई। तो ये थे आपके डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज का हो, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, जिसमें आपकी A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड 3 अलग अलग क्वेश्चन थे। मैंने इसको सिर्फ A लिमिटेड के लिए सॉल्व किया और मैं चाहूँगी कि आप B एंड C के लिए खुद करो, ठीक है। आपको यूनिट्स दी हुई थी 6000, फिक्स कॉस्ट 7000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.20, इंटरेस्ट रेट 4000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 0.60 आपको गिवन है, और उसने बोला है ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ, फाइनेंशियल लिवरेज बताओ, कंबाइंड लिवरेज बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टेटमेंट बनाऊंगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.60, सॉरी सेल्स इज 0.60, वेरिएबल कॉस्ट 0.20, मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा वो जो है 0.40, उसको जब मैं टोटल यूनिट जो कि 60,000 ली है उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कंट्रीब्यूशन आ गया 24,000। इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट आपको 7,000 गिवन था, मैंने 7,000 माइनस कर दिया, मेरे EBIT आ गया 17,000, उसमें से मैंने इंटरेस्ट रेट जो कि 4,000 गिवन था वो माइनस किया, तो मेरी एक इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब सिंपल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, इसको मैं डिवाइड करूंगी इससे, ठीक है, और मेरा फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा, इससे डिवाइड करूंगी इससे, और मेरा फाइनेंशियल
लिवरेज आएगा जब मैं इसको डिवाइड करूंगी इससे। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000, 24 डिवाइडेड बाय 17,000 मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया विच इज़ 1.41। फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000 विच इज़ 1.31। तो कंबाइंड लिवरेज आपका आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1.85। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर मैं बोल रही हूँ एक कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज 1.41 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंज आता है तो आपका EBIT 1.41 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना सेंसिटिव है आपका EBIT। सेल्स के या कंट्रीब्यूशन के कितना % चेंज होने से उसका इम्पैक्ट EBIT पे कितना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये होता है उतना ही ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा ये होता है उतना ही ज़्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाता है, और जितना ही कंबाइंड लिवरेज इतना ज़्यादा होता है वो ये दिखाता है कि कंपनी में फिक्स्ड इनकम का जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कॉम्पोनेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, okay, thank you students, I hope this is helpful for you.